Hello everyone, I am Joginder Singh Shekhawat. Welcome you all on this channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy. आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक खास सेशन जिसमें हम एसएससी जेई के सीबीटी 2 का जो इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चन जो मशीन और पावर सिस्टम के हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई सर इन पे ऑब्जेक्शन लगाएं या नहीं लगाएं। तो हाँ, हम आज के इस सेशन में इस चीज़ को क्लियर कर देंगे कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, किस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिस पे आप लोगों को लग रहा है लेकिन उसके रेफरेंसेस के साथ मैं आपको बता दूंगा कि वो सही क्यों है। तो ऐसे ही किसी को ऑब्जेक्ट नहीं करना है। जो जो एकदम श्योर लग रहे हैं उनके मैं आपको ऑब्जेक्शन और उसके रेफरेंसेस जो हैं उनके साथ यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्शन करते समय कि क्या स्ट्रिक्टली वो क्वेश्चन एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर कभी करेक्ट होते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रायर ऑप्शन है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। अगर एसएससी ने उसे पहले से सही माना है तो आप अगर ऑब्जेक्ट करेंगे तो भी वो उन दोनों में से ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों करेक्ट हैं ऐसा ऑप्शन चूज करें। ज़्यादातर जब भी ऑब्जेक्शन लगाया गया है तब मोर प्रायर ऑप्शन को ही करेक्ट माना गया है। एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है ऐसा वो सेंस नहीं बनता है। सिंगल ऑप्शन जो मोर प्रायोरिटी पे होगा उसे सही माना जाएगा। ऐसे भी कई क्वेश्चन इस सेशन में है। तो जो एकदम स्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंटली आज के लिए इंपॉर्टेंट है उनको मैं करवाऊंगा। मशीन और पावर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर है एक क्वेश्चन जो कि सैग और टेंशन से ट्रांसमिशन लाइन को लेकर पावर सिस्टम से आपने देखा होगा, जिसमें पूछा गया था एन ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन लाइन इज सपोर्टेड बाय सपोर्ट्स एट इक्वल लेवल assuming the weight per unit length and tension to be conductor constant if the length of the conductor span is, आपसे पूछा गया कितना हो जाएगा, then the sag will decrease by। जब सैग विल डिक्रीज बाय 25% की बात कर रहा है तो सैग को 25% से डिक्रीज करने पर लेंथ में क्या चेंज है उसके रिगार्डिंग आपको पूछा। थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा ही उलझा दिया, इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया है। गलत क्यों हो गया देखिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर अपन कहें तो सैग की बात कर रहे हैं तो आपको पता है सैग जो है वो क्या होता है, दैट इज W L² अपॉन 8T। अगर इसने वेट ऑफ कंडक्टर टेंशन कांस्टेंट कर दिया तो सीधे सीधे कह सकते हैं दैट S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। अब इसने बोला कि सैग जो है डिक्रीज्ड बाई, यहाँ पे देखिए इसने साफ साफ बोला है सैग इज डिक्रीज बाई 25%। जब 25 डिक्रीज कर दिया तो कितना रह गया 75। तो आप यहाँ पे जब इस चीज को पुट करते हैं तो ऐसा कह सकते हैं ना कि S1, आप सिंपली कहेंगे S1/S2 इज इक्वल टू L हो गया। वैल्यू पुट करिए। सैग पहले S था और अब कितना हो गया 25% से रिड्यूस यानी 0.75 टाइम्स ऑफ S। और यहाँ पे अपने L1/L2 जिसे अपन कैलकुलेट करेंगे इसका होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए अगर सेक को कैंसिल कर दूं तो ये अपने पास आता है कितना भी 100/75 यानी कि 4/3। और 4/3 से अपने पास आ रहा है L1/L2 और इसका होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो एक तरह से अपने पास L1/L2 की वैल्यू जो है वो कितना हो गया 2/√3। तो क्या रिलेशन आपको दिखता है यहाँ, यहाँ रिलेशन दिखता है दैट L2 विल बी √3/2 टाइम्स ऑफ L1। इसका मतलब क्या हुआ भाई, √3/2 कितना हो जाएगा 0.866। सो दिस विल बी 0.86 टाइम्स ऑफ L1। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप देखिए जिसमें ऐसा है क्या कहीं इंक्रीज बाय 25, इंक्रीज बाय 50, रिड्यूस बाय 25, रिड्यूस बाय 50, कुछ भी नहीं है। इसलिए क्वेश्चन ही गलत है। अगर हम कहें तो सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पे इस पर ऑब्जेक्शन लगना चाहिए क्योंकि ये डिलीट ही होगा। इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। 86% रह जाएगा, 86% अगर लेंथ हो जाए ऐसा अपन कह सकते हैं। तो ऐसा किसी में भी नहीं है तो आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपका करेक्ट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये था पावर सिस्टम का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जिसमें बहुत डाउट हो रहा है बच्चों को कि भाई किस तरह से करें सर, इसमें क्या ऑब्जेक्शन लगाएं। कुछ जिनका सही है वो भी कह रहे हैं और नहीं है वो भी कह रहे हैं डाउटफुल है। क्या है वो क्वेश्चन देखिए। इस बार ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि भाई एक सिंगल स्टैक 8 phase multiple stepper motor has 6 rotor teeth। the phases are excited one at a time। एक फेज को एनर्जाइज किया है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेप्स पर रेवोल्यूशन, आपसे पूछा पर स्टेप रोटेशन पर कितने आपके पास स्टेप्स होंगे एक रोटेशन के बिहाफ पर। ये सेम क्वेश्चन आप कह सकते हैं, मैंने इधर रेफरेंस पे लगा। जिन लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर 48 होगा तो वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 8 फेजेस दे रखी हैं। NS और NR दोनों की ही वैल्यू आपको गिवन है। सो आप NS और NR अगर दोनों की वैल्यू गिवन है तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, दैट इज स्टेप साइज जो अल्फा होगा इसका एंगल होगा दैट इज NS-NR/NS/NR। अब जब आप यहाँ से एंगल निकालते हैं, जब आप इससे स्टेप एंगल निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है मैं यहाँ सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जब अपन इस एंगल को निकालेंगे, स्टेप एंगल को अगर निकालते हैं तो ये स्टेप एंगल निकल के आता है अपने पास, अगर दैट इज NS-NR
सो 8 माइनस 6 अपॉन कितना हो जाएगा अपने पास, एन एस इंटू एन आर, 8 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री। अगर यहाँ पर अगर इसे आप सॉल्व करें तो दिस इज 15 डिग्री, और इसके बिहाफ पर अपन कह सकते हैं कितने स्टेप्स, तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो आप अगर अपन कैलकुलेट करें पर रोटेशन, आप कहेंगे पर रिवोल्यूशन या पर रोटेशन, तो कितना हो जाएंगे 360 डिग्री। यहाँ से आपका आंसर जो है वो कितना आएगा 24 आएगा। ये आपके आसपास क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर यही है। अगर अगर उसने मल्टीपल स्टैक दिया होता, वो जो क्वेश्चन 180 360 अपॉन m/p करते हैं, उसमें आपके नंबर ऑफ स्टैक्स और रोटर टीथ या रोटर पोल स्पेसिफाइड हो तभी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका आंसर यही रहेगा, तो कोई ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके पास एक केबल, अंडरग्राउंड केबल जो है वहाँ का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। एक्सप्लोर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आउटडोर केबल्स पावर सिस्टम को क्वेश्चन एंड देयर सुटेबिलिटी फॉर डिफरेंट कंडीशंस। एक्सेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिटरमाइन देयर करेक्टनेस। स्टेटमेंट्स क्या दे रखे हैं, आउटडोर केबल्स आर डिजाइन टू बी आउटडोर केबल्स आर डिजाइन टू बी बuried underground and can withstand exposure to the harsh element। बिल्कुल आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड केबल को आप बरी करते हैं और साथ में उसे इस कैपेबल बनाया जाता है कि जो हार्श एलिमेंट्स जो हैं उनके लिए वो विदस्टैंड करे, इतना वो हो कि वो कैपेबल हो, उनके साथ इनएक्टिवनेस दिखाए। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया अंडरग्राउंड buried cables with water blocking filters और polymer gel ensure long term resistance to water filtration to the core। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके वाटर एलिमेंट पर वो सेंसिटिव नहीं होगा, अगर उससे आइसोलेट नहीं करेगा, उसके जैसे सिलिका जेल होता है वैसे पॉलीमर जेल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो जो भी मॉइस्चर कंटेंट या जो आउटडोर पार्ट है वहाँ से वाटर वहाँ तक रेजिस्ट कर सके, उस तक पहुँच नहीं पाए, इसके लिए भी उसे कैपेबल बनाया जाता है। तो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि एसएससी ने इसका आंसर क्या दिया है, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 टुगेदर आर इनकरेक्ट। तो ये गलत है भाई, इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाता है इसका सही आंसर क्या होगा, तो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट। आप इसे सही करेंगे, बिल्कुल इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अंडरग्राउंड केबल की किसी रेफरेंस में एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो नहीं, बट लॉजिकली अपन कह सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन उसका होता है उसमें ये लाइन तो नहीं लिखी लाई थी, लेकिन दोनों चीज़ों को वो सपोर्ट करता है। तो ये एक क्वेश्चन गलत है, इसका सही आंसर ये होगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा जिसमें आपको मशीन में डाउट हो रहा है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बच्चों के मैसेज आए कि सर ये दोनों करेक्ट सही हैं, तो उनमें मैं आपको बोल रहा हूँ जो प्रायर ऑप्शन होगा, जो ज़्यादा प्रायोरिटी का होगा, उसी को ही करेक्ट माना गया है। इसमें और देख लीजिए, इस बार एक क्वेश्चन जनरेटर से बनाया इन्होंने, दैट सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स लेबल्स असर्शन एंड रीजन। फर्स्ट आपको बोलता है इन ए सिंक्रोनस जनरेटर फेजर डायग्राम द आर्मेचर करंट इन ए सिंक्रोनस जनरेटर फेजर डायग्राम आर्मेचर करंट IA इज इन फेज विद द एक्साइटेशन वोल्टेज एंड द एक्साइटेशन वोल्टेज लीड्स टू द टर्मिनल वोल्टेज। दो बातें बोलिए कि भाई ई और IA ये क्या होंगे, ये कह रहा है सेम फेज में होंगे, ये कह रहा है ये दोनों सेम फेज में हो। और दूसरी बात बोल रहा है क्या कि भाई ई जो है एक्साइटेशन वोल्टेज लीड्स, ई जो है आप कह सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि भाई ई लीड करता है। सेकंड पॉइंट जिसने कहा है वो है कि ई इज लीडिंग, ई इज लीडिंग कहाँ से, फ्रॉम VT टर्मिनल वोल्टेज। तो दो चीजें इसने कही है, इनमें से ये तो 100% करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, बिल्कुल सही है। आपका ई जो है टर्मिनल वोल्टेज से लीड करता है। हमेशा अपन कहते हैं भी जो सोर्स है, जो एक्साइटेशन सोर्स या जो डेवलपमेंट है, वो हमेशा जो रिजल्ट है उससे लीडिंग होगा। मोटर के केस में हमेशा V लीड करता है ई से, और जनरेटर के केस में E है V से लीड करते हुए। तो ये तो सही है, आधा स्टेटमेंट बिल्कुल सही। बट ये जो E एंड IA वाली बात है, ये कहीं से भी सही नहीं, क्योंकि हमेशा करंट लैगिंग या लीडिंग किसी भी प्रॉपर्टी पर टर्मिनल वोल्टेज के एग्जिस्टेंस पे होगी। इसमें EMF के फेज इन फेज की बात नहीं हो रही है, वो तो इंटरनल एंगल की बात करता है। E वर्सेस I तो हमेशा इंटरनल एंगल होता है, इंटरनल एंगल किसी जनरेटर के लिए कभी जीरो थोड़ी हो सकता है। इसलिए इस स्टेटमेंट का ये वाला पार्ट बिल्कुल गलत है, जो शुरू की जो इन्होंने बात बोली है ये बिल्कुल गलत है। और अगले स्टेटमेंट में अगर मैं कहूँ तो व्हेन ए सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेट्स इन जनरेटिंग मोड द आर्मेचर करंट इज इन फेज विद एक्साइटेशन, फिर से उसी बात को फिर से रिपीट करता है और आगे लिखता है द एक्साइटेशन वोल्टेज लीड्स द टर्निंग। यहाँ पर ये स्टेटमेंट को मोटर और जनरेटर के मोड पर लिखते हुए गलत हो गया है, तभी ये मिस्टेक हुई है। एसएससी ने इसका आंसर दिया बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन तब होगा ना ये क्वेश्चन में जब स्टेटमेंट ही करेक्ट, ये दोनों का ही फर्स्ट सेगमेंट जो है गलत है। सो ये क्वेश्चन भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, क्योंकि इसके दोनों ही स्टेटमेंट का पार्शियल जो लॉजिक है वो बिल्कुल इनकरेक्ट
करेक्ट है। हाँ, आधी आधी बात बिल्कुल सही है, सेम चीज रिपीट ही करी उसने, इसलिए इस क्वेश्चन में। और रेफरेंस के लिए आप किसी भी रेफरेंस बुक का, जैसे पीएस बिमरा है या कोई भी आशफा क्वेश्चन, किसी भी रेफरेंस बुक का फेजर डायग्राम आकर देखेंगे तो उसमें आपको ये साफ दिख जाएगा कि भाई यहाँ पर अगर मैं कहूँ किस इक्वेशन, देखो जनरेटर के मोड में मैं बताता हूँ आपको। जब हम जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर के मोड में आपका इक्वेशन क्या होता है? जनरेटर मोड में इक्वेशन था E इक्वल्स टू दैट इज VT प्लस IA RA प्लस J टाइम्स ऑफ IA इनटू एक्सेस, यही होता है ना अपना इक्वेशन। तो अगर मैं कहूँ लैगिंग हो या लीडिंग हो, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं ऊपर वाले को, तो इस V से आपका करंट लैग कर रहा है, तो दिस इज VT, ये IA है तो V प्लस RA J टाइम्स IA एक्सेस, ये EMF बना। पहले वाले फ्रेम में अगर लैगिंग लिया तो ये बन रहा है। अगर इसके बाद मैं कहता हूं कि नहीं लैगिंग नहीं, इस बार अपन कहते हैं लीड करते हुए, तो लीड करते हुए अगर ये करंट लीडिंग लिया तो भी आपका ई इधर आ रहा है ना, तो दोनों ही मोड में ये बात सेटिस्फाइड होती है कि ई इज लीडिंग फ्रॉम द वी, बट ई इज इन फेज विद आई ए, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। चलिए क्लियर है भाई। तो ये कुछ 4 आपके क्वेश्चन थे जिन पे आप कह सकते हैं कि इनमें क्या दिक्कत रही, ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, एग्जाम गलत है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको डाउट हो सकता है, तो डिटेल्ड सॉल्यूशन जो पेपर का है, क्योंकि अब अपलोड हो चुका है, और आंसर की अगर अपडेटेड होती है तो उसके साथ हम जल्दी ही लेके आएंगे निम्बस लर्निंग पे पूरे पेपर का सॉल्यूशन A to Z, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए। और अगर वो गलत रहा तो एक्चुअल में उसमें क्या पूछना चाह रहा था, किस तरह से उस क्वेश्चन को बनाना चाहिए था, इन सब चीज़ों के साथ मिलेंगे जल्दी ही। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ। अगर और भी कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसको भी जल्दी ही आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.